नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम निरंतर यही प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ नई श्रृंखलाएं शुरू करें, तो आपको बताना चाहेंगे आज से हम आपके लिए हिंदी विषय में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। श्रृंखला का नाम है कथा साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान, और इस श्रृंखला के अंतर्गत यह आज हमारा पहला लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी कहानी की संक्षिप्त यात्रा पर। हिंदी कहानी की संक्षिप्त यात्रा यानी कि हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करेंगे। और बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और हिंदी कहानी की संक्षिप्त यात्रा इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो डॉक्टर रुचिरा ढींगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, हम सब ने अपने बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या खुद भी हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी हैं और उनको अपने जीवन में गुना है। इन कहानियों के माध्यम से हमें ये बताया गया कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, कौन सी चीज़ें हैं जो जीवन के लिए अनुकरणीय हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में नहीं लेकर आना। और इस प्रकार इन कहानियों के माध्यम से हमें शिक्षा मिली। पर इन कहानियों को कहने और सुनने की परंपरा बहुत पुरानी है, लिखने से भी बहुत पुरानी। और आज हम इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे कि जो कहानियाँ हम इतने चाव से पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और उनका विकास क्रम क्या रहा। किस्सा कहानी की परंपरा का सबसे प्राचीनतम रूप हमें ऋग वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। इसमें ऋग्वेद के कई सूत्र जो हैं वो संवादात्मक शैली में हैं और इसलिए उन्हें हम संवाद सूत्र भी कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में भी हमें कथा के तत्व दिखाई देते हैं, जिसमें शतपथ ब्राह्मण में पूर्वा और उर्वशी की कथा को लिया जा सकता है। उर्वशी की कथा से प्रेरित होकर पहले कालिदास ने और उसके पश्चात रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्यकृति उर्वशी की रचना की। उपनिषदों में देखें तो कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी मिलती है और केनोपनिषद में अग्नि और यक्ष की कथा को हमारे सामने लाया गया है। ये सारी की सारी कथाएं जो हमें ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक प्राप्त होती हैं, उनमें संवाद की दृष्टि से अगर हम देखें या हम चरित्र चित्रांकन की दृष्टि से देखें तो ये सारी की सारी कहानियाँ बहुत अधिक उत्कृष्ट हैं और हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम हैं। वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त यदि हम आगे दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि पेशाची भाषा में गुणाढ्य द्वारा लिखित बृहद कथा संग्रह में भी कथा के तत्व हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हितोपदेश की कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, जिनमें जातक कथाएं भी हैं। सिंहासन बत्तीसी हम सब ने अपने बचपन में पढ़ा और इसके साथ साथ हम देखें तो बेताल पच्चीसी को भी हम भूल नहीं सकते, जो हमने धारावाहिक के रूप में भी अपने बचपन में टीवी पर देखा था। इनके माध्यम से निरंतर इनके लेखक हमारे सामने जीवन का कोई ना कोई सत्य, कोई ना कोई समस्या उपस्थित करते हैं और इनके माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं से हमें किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है। कहानी परंपरा में ये सभी अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुछ बौद्ध ब्राह्मणों ने भी और विद्वानों ने भी पाली भाषा में सृजित लगभग 550 जातक कथाओं को संस्कृत भाषा में उनका अनुवाद किया और उनके जैसे उसमें एक उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं अवदान शतक। इसी परंपरा में शुक सप्तति ग्रंथ
का भी उल्लेख करना मैं चाहूँगी, जिसका कथा साहित्य के विकास में अपना एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। इसका 14वीं शताब्दी में तूती नामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद हुआ और इसका लोकप्रिय रूप आज हमें किस्सा तोता मैना की कहानी में दिखाई देता है और इसकी लगभग 70 कहानियाँ आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। शिवदास ने मूर्खों और चोरों को आधार बनाकर अपनी कहानियों को रचा और अपने पाठकों को उनसे लाभान्वित किया। विद्यापति ने अपने पुरुष परीक्षा ग्रंथ में इसी प्रकार 44 कहानियों की रचना की है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विद्यापति, जिन्हें हम कवि के रूप में जानते हैं, उन्होंने कहानियों की भी रचना की। अरबी की अलिफ लैला और फारसी की किस्सा-ए-चाहर दरवेश का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। जितने भी ये सूफी संत हुए, उन्होंने जहाँ जहाँ ये गए, वहाँ वहाँ की संस्कृति, वहाँ वहाँ की सभ्यता को देखा, परखा और उनसे प्रभावित होकर कुछ कहानियों की रचना की, जिसके माध्यम से वो समाज में अपना एक उद्देश्य या समाज को एक संदेश जो है वो दे सकते थे। अलिफ लैला और फारसी की इन कहानियों पर अगर हम ध्यान से देखें तो लोक गाथाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोक गाथाओं का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हमें याद होगा हीर रांझा, ढोला मारू की कथा, आल्हा, सोठी और भोजपुरी में सैकड़ों पृष्ठों तक फैली हुई कुंवर विजय की कथा हमारे सामने उदाहरण के रूप में आ खड़ी होती है। गद्य पद्य मिश्रित इन लोक कथाओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस परंपरा में, इस तरह की रचनाओं में जो कथा है वो गद्य में दी जाती है और जो संवाद हैं वो पद्य शैली में हमारे सामने आते हैं। इस गद्य पद्य मिश्रित शैली में जहाँ पर पद्य का स्थान है, उन्हें हम दोहा कहते हैं। विषय की दृष्टि से अगर हम देखें तो लोक कथाओं का बहुत लंबा क्षेत्र है। जीवन के हर क्षेत्र से इन लोक कथाओं ने अपने विषयों को चुना, चाहे वो पौराणिक संदर्भ हों, सामाजिक संदर्भ हों, धार्मिक संदर्भ हों, राजनीतिक संदर्भ हों, सब में ये लोक कथाएँ लिखी गईं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं पौराणिक संदर्भों से युक्त कहानियों में नल दमयंती और श्रवण कुमार की कहानियाँ, धार्मिक कहानियों में सत्यनारायण की कथा, प्रेरक या प्रेमपरक कहानियों में बेताल पच्चीसी, विक्रम और बेताल की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, राजा रानियों की कहानियाँ, फ़कीरों की कहानियाँ, नदियों की कहानियाँ, प्रकृति से संबंधित कहानियाँ। नदियों की कहानियों में सोन और नर्मदा नदी के विवाह की कहानी हमें बहुत ही दिलचस्प लगती है। इन कहानियों से अगर हम देखें तो हमारे जीवन में जो लोक कथाओं का महत्व है वो इसलिए भी है क्योंकि लोक कथा के माध्यम से हम उस समाज की संस्कृति, उस समाज की सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विजय देहा ने 12 भागों में राजस्थानी लोक कथाओं को बातारी फुलवाड़ी शीर्षक से संकलित किया और अपने पाठकों को उससे लाभान्वित किया। इन सभी लोक कथाओं में लोक जीवन, लोक मानस, लोक में फैली हुई रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की सभ्यता और लोगों की जो समस्याएं थीं, उन सब को लेकर इन रचनाकारों ने उत्कृष्ट कथा साहित्य की रचना की। 1880 का समय खड़ी बोली के विकास का समय है और इसमें विभिन्न साहित्यिक विधाओं का प्रणयन हुआ। इस समय लल्लू लाल कृत प्रेम सागर, सदल मिश्र ने भी अपनी एक रचना लिखी। ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी इस समय की प्रमुख रचनाएं हैं जिन्होंने लोक में अपना एक विशेष स्थान अर्जित किया। ईशा अल्लाह की रानी केतकी की कहानी
में अगर हम देखें तो कहानी के वो तत्व जिनके द्वारा हम आज की हिंदी कहानी को व्याख्यायित करते हैं, विवेचित करते हैं, वो पूरी तरह से नहीं मिलते, पर फिर भी यह अवश्य है कि इनसे हिंदी कथा साहित्य के विकास को निश्चित रूप से एक दिशा मिली। ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी हो, चाहे माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, इन कहानियों पर स्पष्ट रूप से हमें लोक कथाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। वस्तुतः कहानी का जन्म प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक संस्कृति में हुआ और इसलिए वो कहानियाँ वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति से अछूती नहीं हैं। चाहे हम यमी संवाद देखें, चाहे हम सौपनी का द्रव देखें, पूर्वा उर्वशी की कहानियों को देखें, इन सभी में उस समय के समाज का प्रतिरूप हमें दिखाई देता है। भारतेंदु के आगमन के साथ खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ और इसमें कथा साहित्य की एक निर्बाध गति आगे बढ़ी और कथा साहित्य ने अपने एक मुकाम को हासिल करने के लिए यहाँ से एक यात्रा आरंभ करनी प्रारंभ की। कहानी के लिए आज अनेक शब्द प्रचलित हैं, जिनमें हम कहानी, कथा, आख्यायिका, गल्प, कथा, किस्सा, किहनी आदि शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हैं। विद्वानों ने कहानी के दो भाग माने, कथा और आख्यायिका। कथा अर्थात गल्प, जिसको हम अंग्रेजी में फिक्शन कहते हैं। इसका अभिप्राय है वो कहानियाँ जिनमें कल्पना का समावेश हमें दिखाई देता है, अर्थात इन कहानियों में लेखक यथार्थ को अयथार्थ के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रचनाकार, कहानीकार जो कुछ है, जो कुछ हम समाज में देख रहे हैं, उसका वैसा का वैसा चित्रण तो वो करता ही है, पर उसके साथ क्या होना चाहिए या उस यथार्थ को जो बहुत अधिक बीहड़ है, वो बहुत अधिक विभत्स है या जिसको देखना हम उतना पसंद नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कल्पना का रंग अगर डाल देता है तो वो हमें ज़्यादा रुचिकर लगने लगता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन कल्पना मिश्रित कहानियों को गल्प कहा, जैसे बाणभट्ट की कादंबरी, जिसमें बाणभट्ट ने कादंबरी की कथा में कुछ काल्पनिक तत्वों का भी समावेश किया है। आख्यायिका ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर या इतिवृत्तों को लेकर हमारे सामने उपस्थित होती हैं, जिनमें इतिहास से पात्रों का चयन करके लेखक, रचनाकार, कहानीकार उनकी वीरता का, उनकी दानता का, उनके बुद्धि कौशल का वर्णन अपने पाठकों के सामने करता है और चाहता है कि पाठक उनसे प्रेरित लेकर अपने जीवन को भी उसी के अनुसार उसका आचरण करें। हमें अपने आसपास कहानी को लेकर बहुत सारे विषय मिलते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक निरंतर कहानियों के विषय हमारे चारों ओर बिखरे हुए मिलते हैं और कथाकार इन्हीं घटनाओं से अपनी कहानियों के लिए विषय चुनता है, उसमें अपनी भावनाओं का रंग भरता है और उसको एक रूपाकार देकर अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित करता है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण आदि उस समय की ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जिसमें कथा साहित्य को विकसित होने का भरपूर मौका मिला। उस समय के रचनाकारों ने इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी कथाओं को, अपनी कहानियों को पाठकों के सामने रखा और इन कथाओं में उस समय के समाज को का आईना उन्होंने अपने पाठकों को दिखाने की कोशिश की। कहानी सी कथा वस्तु, इतिवृत्तात्मकता, कहानी के कुछ तत्व इन सभी कहानियों में हमें दिखाई देते हैं, किंतु ये कहानियाँ एक प्रारंभिक दौर की कहानियाँ थी जिसमें हम कहानी के
छयों सातों जो तत्व आज हम मानते हैं वो पूरे के पूरे सम्मिलित नहीं मिलते। इसलिए कथा में के विकास की दृष्टि से हम देखें तो इन कहानियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान अवश्य है, किंतु ये आज की कहानियों की तुलना में उतना अधिक प्रभाव अपने पाठकों पर नहीं डालती। भारतेंदु के समकालीन कहानीकारों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो उनमें गौरी दत्त ने नारी शिक्षा से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। उस समय समाज में नारी को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। पर्दा प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, विधवा की समस्या थी, छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था, बच्चियां विधवा हो जाती थीं और उन्हें ताउम्र उसी प्रकार के जीवन को जीने के लिए विवश होना पड़ता था। कई सारी समाज सुधार की संस्थाएं सामने आईं जिन्होंने इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इस बात को माना कि समाज में विधवाओं का पुनर्विवाह होना भी ज़रूरी है और इसके साथ ही अपनी दशा को सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है कि नारियों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि एक शिक्षित नारी न केवल अपने परिवार का अपितु अपने समाज का भी सुधार कर सकती है। इस समय की कहानियों में कहानी टका कहानी, देवरानी जेठानी इस प्रकार की रचना अधिक लोकप्रिय हुई। राजा शिव प्रसाद सिदारे हिंद की राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, वामा मनोरंजन, लड़कों की कहानी आदि रचनाएं अपना लोकप्रिय स्थान रखती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती तथा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न उस समय की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इनमें भी कहानी के सभी तत्व दिखाई नहीं देते, किंतु संवाद योजना को अगर हम देखें तो वो प्राणहीन होने के बाद भी पाठकों पर अपना अपूर्ण प्रभाव दिखाती हैं, क्योंकि वो उस समाज का पूरा चित्र अपने सामने उपस्थित करती हैं। इस कालखंड की रचनाओं में हमें मौलिकता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि उस समय या तो रचनाओं में दोहराव था, जो एक बार एक कहानीकार ने विषय लेकर रचना लिखी उसी को ही दूसरे कहानीकार ने अपना वर्ण विषय बना लिया, अथवा बंगला, अंग्रेज़ी, मराठी, उर्दू आदि जो रचनाएं लिखी जा रही थीं उसको हिंदी में उन्होंने उसका अनुवाद किया। इसलिए कह सकते हैं कि मौलिकता की दृष्टि से इस समय की कहानियों में हमें कोई महत्वपूर्ण कहानी नज़र नहीं आती। इन कहानियों में पौराणिक कहानियों को हम ले सकते हैं और उसके साथ ही नीतिपरक आख्यानकों को भी इस समय स्थान दिया गया। इस समय की कहानियों का प्रमुख उद्देश्य या तो समाज सुधार था, उपदेश देना था, या फिर मनोरंजन करना इस समय की कहानियों का उद्देश्य रहा। कहानियों का आरंभ लगभग एक सा था। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अगर हम इस कहानी को देखें तो उसमें हमें कहानी के कई सारे तत्व दिखाई देते हैं। पात्र है, कहानी है, आरंभ है, चरम सीमा है और चरम सीमा के बाद राजा और रानी का अंत हो जाता है, किंतु इसमें संवाद की कहीं पे भी स्थिति दिखाई नहीं देती। इसलिए कथा के तत्वों के आधार पर अगर हम समीक्षा करें तो ये कहानी नहीं कहलाई जाएगी, किंतु फिर भी हम जब बच्चों को सुनाते थे तो हम कई बार इस कहानी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इस समय की कहानियों में अंत को अगर हम देखें तो अंत की दृष्टि से ये कहानियाँ भी लगभग एक सी हमें दिखाई देती हैं, जिनमें पहली आए किसी पे ना आए, दूजी आए सब पे आए का हमें समाधान दिया जाता है। एक समस्या दिखाई देती है और उस समस्या का समाधान कहानीकार प्रस्तुत करता है और अंत में इस प्रकार की उक्ति देता है कि जैसी समस्या या जैसी स्थिति का सामना पात्र ने पहले किया उस तरह की स्थिति का सामना उसे बाद में कभी ना करना पड़े। इस प्रकार की शुभेच्छा के साथ इन कहानियों का अंत हमें दिखाई देता है।
ज़्यादातर कहानियाँ सुखान थीं, किंतु जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, कालखंड में गति आती चली गई, वैसे वैसे कहानीकारों ने इस बात का अनुभव किया कि समाज में केवल सुख ही सुख नहीं है। समाज को यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो समाज सुख और दुख दोनों का पर्याय है। तो इसलिए बाद की कहानियों में हम देखें तो कुछ कहानियाँ दुखांत भी हमें दिखाई देती हैं और उससे हमें पता चलता है कि समाज में केवल एक ही पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष हैं और उन दोनों ही पक्षों का कहानी में समावेश करना निहायत आवश्यक है। आधुनिक हिंदी कहानी को अगर हम देखें तो उसका प्रारंभ 1900 में सरस्वती के प्रकाशन के साथ हुआ। सरस्वती के अतिरिक्त उस समय की जो अन्य महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें सुदर्शन, इंदु, गृहलक्ष्मी, कन्या मनोरंजन, चांद, माधुरी आदि पत्रिकाओं के नाम हम समादर से ले सकते हैं, जिसने कहानी विधा को विकसित, पल्लवित और पुष्पित किया। कहानी विधा को अगर हम खंडों में या कालखंडों में बांटकर विभाजित करके अगर हम उसकी विवेचना करने का प्रयास करें तो आलोचकों ने सुविधा की दृष्टि से इसे पूर्व प्रेमचंद, प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर इस प्रकार से 3 युगों में विभाजित करके देखा है और उसे समझने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद से पूर्व किस प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थीं। प्रेमचंद ने अपने समय में उस प्रकार की रचनाओं में किस प्रकार का बदलाव किया, किस प्रकार की रचनाएं लिखी, प्रेमचंद के समकालीन लोग किस प्रकार की रचनाएं लिखते थे और प्रेमचंद के बाद किस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थीं और आज के संदर्भ में जिन रचनाओं का प्रणयन किया जा रहा है, जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, चाहे वो महिला लेखिकाओं के माध्यम से हों, चाहे पुरुष कहानीकार उन्हें लिख रहे हों, उनमें किस प्रकार के विषय वस्तुओं को उभारा जाता है। पूर्व प्रेमचंद के समय में प्रमुख कहानीकारों में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी बहुत अधिक विख्यात है। महिलाओं में अगर हम देखें तो उस समय बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का अपना महत्वपूर्ण स्थान दिखाई देता है। हिंदी की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? इस विषय में बहुत अधिक मतभेद है, क्योंकि किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती जो है उसका प्रकाशन बहुत पहले हो चुका था, पर ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी का प्रकाशन 1803 में हुआ और इसमें उन्होंने कहानी शब्द का प्रयोग किया है। रानी केतकी की कहानी शब्द का प्रयोग होने मात्र से ही इसे हम हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि खड़ी बोली के सुंदर प्रयोग के बावजूद इसमें चमत्कारिक घटनाओं का बाहुल्य हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही वर्णन के दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें पारंपरिक शैली का प्रयोग किया गया है और कहानी के सभी तत्वों का समुचित रूप से इसमें निर्वाह नहीं मिलता और इसलिए ये कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने के गौरव से वंचित हो जाती है। किशोरी लाल गोस्वामी की परिणय भी इस समय की ऐसी रचना है जिसको कुछ विद्वानों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना, किंतु इसे भी हम प्रथम मौलिक कहानी की संज्ञा नहीं दे सकते। इंदुमती 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, किंतु इसकी मौलिकता पर भी कहीं ना कहीं संदेह है। इसके लिए माना जाता है कि ये शेक्सपियर के नाटक से प्रभावित है और प्रभावित होने के कारण इसे हम हिंदी की मौलिक रचना नहीं कह सकते। डॉक्टर रामदर्श मिश्र इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि शेक्सपियर से प्रभावित होने के बावजूद इसे हम हिंदी की पहली मौलिक कहानी मान सकते हैं। प्रश्न उठता है कि अगर ये दोनों तीनों कहानियाँ हिंदी की मौलिक रचना नहीं हैं तो हम हिंदी की मौलिक रचना किसे मानेंगे? अब हमारे सामने केवल एक कहानी
रहती है और वो है बंग महिला की दुलाई वाली, जिसे सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से हिंदी की पहली मौलिक रचना माना है। यद्यपि इसमें भी कहानी के सभी तत्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं हुआ है, किंतु फिर भी अगर हम कथा दृष्टि से देखें, विकास की दृष्टि से देखें, वर्ण विषय की दृष्टि से देखें, तो इसमें हमें प्रथम मौलिक कहानी की संज्ञा से विभूषित होने का पूरा का पूरा मौका हम इस कहानी को दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी की पहली मौलिक रचना कौन सी मानी जाएगी। इससे पहले हिंदी की परंपरा या कथा की परंपरा क्या रही, हम अपने अगले वक्तव्य में इसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद कहानी का विकास किस प्रकार से संभव हुआ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी कथा साहित्य में की विकास यात्रा या कहानी की संक्षिप्त विकास यात्रा। हमने जाना कि हिंदी कहानी की प्रथम मौलिक रचना किसे इसका गौरव प्राप्त है। इसका गौरव बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को जाता है। माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता 1900 में प्रकाशित हुई। बंग महिला की दुलाई वाला 1907 में प्रकाशित हुई। वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई 1907 में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की ग्राम 1911 में प्रकाशित हुई। गुलेरी जी की सुखमय जीवन 1911 की रचना है और कौशिक जी की रक्षाबंधन 1913 की रचना है। विद्वानों ने इन सभी रचनाओं को अपनी अपनी दृष्टि से हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया, किंतु अंततः सभी विद्वानों ने बंग महिला की दुलाई वाला को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में स्वीकृत किया। शिल्प की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये रचना बहुत अधिक निर्दोष नहीं मानी जा सकती। मौलिकता की दृष्टि से ये खरी अवश्य उतरती है और इसलिए निष्पक्ष भाव से हम इसे हिंदी की पहली मौलिक रचना स्वीकार कर सकते हैं। सरस्वती के प्रारंभिक 2 वर्षों में यदि हम देखें तो उस समय जिन रचनाओं का प्रकाशन हुआ उनमें पार्वती चंदन कृत प्रेम का फुहारा बहुत अधिक उल्लेखनीय रचना है। इन कहानियों में मौलिकता का अभाव था। अधिकांश कहानियाँ भावानुवाद थीं। फिर भी कथानक, चरित्रण, संवाद योजना, देश काल वातावरण, उस समय की घटित समस्याओं का, नारी जीवन का, समाज का को अपने में संगुफित करने के कारण इन सभी कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है।
इस कालखंड में रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी का पंडित और पंडिताई, कुमुद बंधु का टैगोर की कहानी दृष्टिदान का एक भावानुवाद हमें मिलता है। किशोरीलाल गोस्वामी के चंद्रिका और गुलबहार कहानी संग्रह तथा विशंभर नाथ कौशिक की मौलिक कहानी परदेशी भी इसी समय की रचना है, जिन्होंने अपनी दृष्टि से समाज पर अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया और समाज को प्रेरित किया कि वो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर सकें। शिल्प की दृष्टि से ये कहानियाँ भी बहुत अधिक उत्कृष्ट कहानियाँ नहीं मानी जाएंगी। साधारण कहानियाँ हैं, अनुदित हैं, छायानुवादित कहानियाँ हैं और बंग महिला ने इस समय एक अनुदित कहानी लिखी जिसका शीर्षक था कुंभ में छोटी बहू और दान प्रतिदान। ये दोनों ही कहानियाँ अनुवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। 1909 में सरस्वती में वृंदावन लाल वर्मा की राखी भाई, बंग महिला की कलियां, पंडित शिव नारायण शुक्ल की सात सुनार आदि कहानियां प्रकाशित हुईं, जिनमें से वृंदावन लाल वर्मा की कहानी को ही केवल मौलिक होने के कारण सराहा गया, बाकी सब कहानियां इस दृष्टि से उपेक्षित ही समझी गईं। 1911 में हिंदी कहानी एक नवीन रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। इस समय जयशंकर प्रसाद की ग्राम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन, जेपी श्रीवास्तव की पिकनिक, राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना, पंडित पारसनाथ की सुख की मौत कहानियों ने भावपूर्ण कहानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया। इनमें भावना का तत्व हमें प्रधान रूप से दिखाई देता है। 1915 और 16 की जो कालावधि है उसमें हिंदी कहानी ने एक और विकास की ओर कदम रखा। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी हम सबको याद है, जिसमें लहना सिंह किस प्रकार से अपनी प्रेमिका के पति की रक्षा करता है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी भी एक सशक्त कहानी के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें ये बताया गया है कि पंच की कुर्सी पर बैठकर किस प्रकार से व्यक्ति परमेश्वर सदृश न्याय करता है और उस समय न्याय करते समय उसके सामने भाई, बंधु, सखा, मित्र कोई भी मायने नहीं रखता, केवल वो सत्य का ही पक्ष लेता है। 1916 से 1936 तक की जो कालावधि है उसको हम प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद ने इस समय अपने समाज में घटित होने वाली विभिन्न समस्याओं को अपनी कहानियों में स्थान दिया। प्रेमचंद और उनके समकालीन कहानीकारों ने सामाजिक और व्यक्तिक समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति को, आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में जो वो महसूस कर रहा है, जिन समस्याओं से वो जूझ रहा है, जिस प्रकार से कष्टों को वो सह रहा है और निरंतर संघर्ष करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, उन रचनाओं को, उन वर्ण विषयों को अपनी कहानियों में स्थान दिया और इस प्रकार से अपने समाज का आईना अपने पाठकों के सामने रखा। इस समय जीवन और जगत में जो होने वाले बदलाव थे उनको कहानियों का विषय बनाया गया। कहने का मतलब है कि इस समय की कहानियाँ राजा रानी के दायरे से निकलकर अब व्यक्ति और समाज को अपने अंदर समेटने लगीं। अब एक था राजा, एक थी रानी के साथ जो पाठक है वो अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि राजा रानी या परियों की कहानी से हमारा क्या वास्ता, हम तो उन्हें जानते नहीं हैं, हमारा जीवन तो कुछ समस्याओं से घिरा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसा व्यक्ति जिन समस्याओं से जूझ रहा है तो क्या उन समस्याओं से जूझने का उसको कोई रास्ता मिला, क्या वो रास्ता या वो समस्या का समाधान हमारे जीवन में भी हमें मिल सकता है। और इसलिए लेखकों ने उन वर्ण विषयों को उठाया जिससे आज का पाठक अपने आप को
साझा कर सके, अपने आप को उनके साथ मिला कर देख सके, या उसे लगे कि अरे ये तो मेरे ही जीवन का, मेरी ही समस्या का चित्रण किया जा रहा है। अपनी प्रयोगकालीन कहानियों में प्रेमचंद हमें आदर्शवादी दिखाई देते हैं। ऐसा होना चाहिए, ये उनकी रचनाओं का मूल उद्देश्य रहता था। इसमें बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा आदि कहानियों को हम ले सकते हैं, जिनमें हमें गांधीवादी आदर्श दिखाई देता है। ये कहानियाँ किंचित लंबी हैं। इनका प्रारंभ, विकास, चरम सीमा और अंत लगभग एक सा है, और अंत होते होते ये कहानियाँ जो हैं, इनमें ज़्यादातर इन कहानियों में हमें दिखाई देता है कि ये कहानियाँ एक आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इसमें जो पात्र हैं, सहसा चलते चलते ऐसा लगता है जैसे इन पात्रों को कुछ सूझा, उन्हें लगा कि नहीं, मैं अपने आदर्श से भटक रहा हूँ, और सहसा इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपने आदर्श की तरफ, या अब जो सोच प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं उसकी ओर वो बढ़ने लगता है। इन कहानियों की भाषा सहज सरल है, और वो उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग प्रेमचंद अपनी रचनाओं में करते हैं। बूढ़ी काकी, विध्वंस, नैराश्य लीला आदि विकासकालीन कहानियाँ हैं, जिनमें आदर्श से थोड़ा बहुत प्रेमचंद यथार्थ की ओर मुड़े हैं। इन कहानियों में हमें आत्मकथात्मकता, रेखा चित्रात्मकता, संवादात्मकता दिखाई देती है। इनमें प्रयुक्त होने वाला व्यंग चुटीला है, तीखा है, और अपने पाठकों के मर्म पर सीधा जाकर चोट करता है। आहुति, उन्माद, दो बहनें इसी प्रकार की रचनाएं हैं। कफन तक आते आते, कफन और पूस की रात, ये दो कहानियां ऐसी हैं जहां तक आते आते प्रेमचंद यथार्थवादी रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कफन को हम भूले नहीं हैं। 3 पात्रों को लेकर ये रचना लिखी गई, माधव, घीसू और बुधिया। बुधिया प्रसव वेदना से पीड़ित हैं, करहा रही हैं। बाहर माधव और घीसू आलू को भून भून कर खा रहे हैं। दोनों उस वेदना को समझते हैं, जानते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी बुधिया की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोनों को लगता है कि अगर हम चले जाएंगे तो पीछे से दूसरा व्यक्ति कहीं एक आलू ज़्यादा ना खा ले। बुधिया की मृत्यु हो जाती है। गांव भर में वो जाते हैं कि कफन के लिए हमें पैसे चाहिए, हम बहुत गरीब हैं, बुधिया मर गई है। गांव वाले इकट्ठा करके पैसे देते हैं। दोनों बाप बेटे जाते हैं, बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, दारू खरीद के लाते हैं, और बैठकर आराम से जश्न करते हैं, खाते पीते हैं और बुधिया को दुआएं देते हैं, जब तक जी हमारे खाने पीने का इंतज़ाम किया और मरने के बाद भी खाने का इंतज़ाम करके गई। वो जानते हैं कि लाश सड़ेगी नहीं, कोई ना कोई उसका दाह संस्कार अवश्य कर देगा। जाते हुए कुत्ते को भी वो थोड़ा सा खाना दे देते हैं और कहते हैं कि बुधिया के लिए दुआ करना। बहुत मर्म को छूने वाली कहानी है। लगता है कि क्या व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो चुका है कि वो एक मरी हुई औरत के कफन के लिए इकट्ठे किए गए पैसे से जश्न कर सकता है। किंतु यहाँ पर ये बात भी विचारणीय है कि ये सीमा या ये विचारहीनता, संवेदनहीनता की स्थिति व्यक्ति में कब आती है? जब वो आशा से निराशा और निराशा से हताशा का एक लंबा सफ़र तय कर लेता है, तो उसे स्थितियाँ जो हैं जैसी भी हों वो एक सी नज़र आती हैं, और उसे लगता है कि हमारी स्थिति में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आएगा, और इसलिए वो स्थिति को यथावत एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त होकर यथार्थ की भूमि पर पैर टिकाना प्रेमचंद के लिए इतना आसान नहीं था। इन कहानियों में आर्थिक दुरावस्था के कारण होने वाले नैतिक पतन को बड़ी खूबी के साथ बहुत
मर्म के साथ, व्यंग के साथ अपने पाठकों के सामने प्रेमचंद ने रखा है। इसी क्रम में प्रसाद ने प्रेमचंद से पूर्व चाहे लिखना शुरू कर दिया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1911 में उनकी ग्राम्य कहानी प्रकाशित हो चुकी थी, किंतु फिर भी उनकी कहानियाँ जो बाद में लिखी गईं वो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि उनके कहानी संग्रहों में हमें दिखाई देती हैं। प्रेमचंद से प्रसाद भिन्न हैं। आदर्शोन्मुखी कल्पना और भावात्मकता इनकी कहानियों का विशेष गुण है। इन्होंने प्रेमचंद की भांति निम्न वर्ग, शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग को अपनी करुणा का माध्यम बनाया, अपनी संवेदना का माध्यम बनाया। इसमें गुदड़ी का लाल, दुखिया कहानी महत्वपूर्ण है। जीवन को अपंग बनाने वाली जर्जर स्थितियाँ, व्यक्ति को संवेदनहीन बनाने वाली स्थितियाँ, मृत प्राय बनाने वाली स्थितियाँ मनुष्य को कहाँ लाकर खड़ा कर देती हैं, ये इन रचनाओं में हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। प्रसाद कवि भी थे और इसलिए उनकी कहानियों में हमें प्रेम और सौंदर्य के भी दर्शन होते हैं। इस तरह की कहानियों में हम आकाशदीप, महुआ और स्वर्ग का खंडर कहानियों को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इनकी कहानियों में हमें दो विरोधी तत्व या दो विरोधी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं, जहां एक ही कहानी में हमें प्रेम और घृणा, पारिवारिक मर्यादा और राष्ट्र प्रेम दोनों के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह से इन्होंने विभिन्न विरोधी भावनाओं को एक साथ समन्वित करके अपनी रचनाओं में दिखाने का प्रयास किया है। इस समय के अन्य कहानीकारों में अगर हम देखें तो विशंभर नाथ कौशिक, सुदर्शन, ज्वालादत्त शर्मा, जिज्जा, राधिका रमन सिंह, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी पर स्पष्ट रूप से प्रेमचंद का प्रभाव दिखाई देता है। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने में इन कहानीकारों ने अपना योगदान दिया और जिस आदर्श और यथार्थ को लेकर प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का सृजन किया था, लगभग उसी वातावरण में या उसी पृष्ठभूमि को लेकर इन रचनाकारों ने रचनाएं लिखी। चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदयेश, गोविंद वल्लभ पंत, बेचन शर्मा उग्र ने प्रसाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। कह सकते हैं कि प्रसाद और प्रेमचंद इन दोनों ने दो विभिन्न कहानियों की विचारधाराओं को विकसित किया और उक्त जो कहानीकार हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। विशंभर नाथ कौशिक को अगर हम देखें तो इन्होंने मध्य वर्गीय समाज में व्याप्त समस्याओं को अपनी कहानियों का वर्ण विषय बनाया और इनकी कहानियों में ताई, प्रतिभा कहानी इस प्रकार की कहानियां हैं जिसमें मध्य वर्गीय परिवार में व्यक्ति जिन पारिवारिक दायित्वों के कारण जिन समस्याओं से अपने आप को जूझता हुआ देखता है, जिस प्रकार से संघर्ष करता हुआ अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने का प्रयास करता है, उसे दैनिक दिन की सुविधाएं देने के लिए जिस प्रकार से वो जीवन में जद्दोजहद करता है, उसका चित्रण दिखाई देता है। भाषा की दृष्टि से हम देखें तो ये कहानियाँ सहज, सरल, प्रवाहमयी कहानियाँ हैं और इनमें संवादात्मक शैली का उत्कृष्ट योग दिखाई देता है। संवादात्मकता के साथ साथ मार्मिक, चुटीला व्यंग, तीखा व्यंग करने के लिए कौशिक जी प्रसिद्ध थे। राधिका रमन सिंह की अगर हम कहानियों को देखें तो इन्होंने कहानियाँ छोटी छोटी वर्ण विषयों को लेकर चली हैं। छोटे छोटे इन्होंने घटनाओं को उठाया और उनको एक कहानी का रूप इन्होंने दिया है, जिसमें हमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां थीं उनका स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। इनकी शैली वैविध्यपूर्ण है,
अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए इनको जो शैली उपयुक्त लगी उसका उन्होंने निसंकोच रूप से प्रयोग किया है। इनकी कहानियों में कानों में कंगना, बिजली, दरित नारायण कहानियाँ प्रमुख हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। इतिहास से इन्होंने घटनाओं और पात्रों को उठाया और उन्हें अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से उन्होंने उस समय की न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को उभारा है, अपितु अपने पात्रों की दृढ़ निश्चय शक्ति, उनके अंदर जो वीरता का संचार था उसको उन्होंने रखा और ये अपेक्षा की कि उनके पाठक भी उसी प्रकार का आचरण अपने जीवन में करेंगे। इनकी कहानियों में कलाकार का दंड, शेरशाह का न्याय, लिखने के साथ ही राखी, हमीदा, शरणागत आदि कहानियाँ सामाजिक कहानियाँ हैं। इन्होंने सामाजिक कहानियों से संबंधित घटनाओं के साथ ही अंधेरी रात, हाजीत, इंद्रजाल आदि कहानियों की भी रचना की। प्रसाद की कहानी कला से प्रभावित होकर चतुरसेन शास्त्री ने भावपूर्ण सामाजिक कहानियों का चित्रण किया, अंकन किया और इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई। दुखवा मैं कैसे कहूँ मोरी सजनी, नूरजहाँ का कौशल, बसंत इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पानवाली, दे खुदा की राह पर, लकड़ी की कीमत इनकी प्रसिद्ध सामाजिक कहानियां हैं। प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण का ही नहीं अपितु उनके प्रगतिवादी जो उनका दृष्टिकोण था उसका प्रभाव भी उनके समकालीन रचनाकारों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस दृष्टि से उग्र जी की चर्चा करना अनुचित नहीं होगा। उग्र जी अपने नाम के अनुसार ही उग्र थे, तेवर से युक्त थे और इसलिए हम उनकी रचनाओं में उस उग्रता को, उस तीव्रता को, उस तीखेपन को शिद्दत के साथ महसूस कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों, सड़ी गली परंपराओं, रीति रिवाजों को इन्होंने खुलकर चुनौती दी, उनका विरोध किया और समाज में नए आदर्शों को, नई मान्यताओं को, नई परंपराओं को लाने के लिए, विकसित करने के लिए अपने पाठकों को प्रेरित किया। वह कंचन सी काया, मोको चुनरी की साध, विधवा, दिल्ली की मौत आदि कहानियों में उन्होंने उस समय के समाज का यथार्थ चित्रण किया है, जिसमें अनमेल विवाह, नारी अशिक्षा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह ना हो पाना, इस प्रकार की समस्याओं का खुलकर चित्रण किया गया है। इस समय एक और समस्या बहुत अधिक समाज में व्याप्त थी, जिसे हम वैश्या समस्या के नाम से जानते हैं। इसका भी इन्होंने खुलकर न केवल इस समस्या को चित्रित किया, अपितु उन्होंने अपने द्वारा चित्रित सभी समस्याओं का अपनी दृष्टि से समाधान भी देने का प्रयास किया है। उसकी माँ और देशभक्त कहानियों में हमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता के तत्व दिखाई देते हैं। विनोद शंकर व्यास की भावात्मक कहानियाँ भूली बात, नव पल्लवन, उसकी कहानी, 50 कहानियाँ आदि संग्रहों में संग्रहित हैं, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण दिखाई देता है। छोटी कहानियाँ हैं, एक बैठक में पढ़ने वाली कहानियाँ हैं और एक साथ कहानी, रेखाचित्र और गद्य गीत की विशेषताओं से ये कहानियाँ भरी हुई हैं। अपराधी, विधाता, कल्पनाओं का राजा कहानियाँ अपनी शैल्पिक उत्कृष्टताओं के कारण पाठकों का मन मोह लेती हैं और कहानी के विकास में अपना विशेष स्थान रखती हैं। 1922 और 23 में चांद, माधुरी आदि के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कथा साहित्य में महिला कहानीकारों ने भी पदार्पण किया और इस समय जिन महिलाओं ने लिखा उनमें मुन्नी देवी भार्गव, चंद्र प्रभा देवी मल्होत्रा,
मनोरमा देवी, विमला देवी, उषा देवी मित्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कुंती देवी, शिवरानी देवी के नाम समादर से लिए जा सकते हैं। इन सभी महिला रचनाकारों ने भी अपने समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों को ध्यान में रखा और समाज में नारी की क्या स्थिति है या नारी किस प्रकार से किन किन समस्याओं से जूझ रही है उसका चित्रण किया। यहाँ एक बात और स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि उस समय के पुरुष जो कहानीकार थे उन्होंने इन समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, किंतु नारी अगर नारी के विषय में लिखती है तो वो कहीं ना कहीं पुरुष की अपेक्षा अधिक सार्थक लिखेगी, अधिक यथार्थ लिखेगी। और क्यों लिखेगी ऐसा? क्योंकि वो उसके साथ स्वयं अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ अनुभव करती है। इस समय की लेखिकाओं ने नारी को केंद्र में बनाकर केवल मौलिक ही रचनाएं नहीं लिखी, अपितु इन महिला रचनाकारों ने कुछ अनुदित साहित्य को भी अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। 1936 के बाद अगर हम देखते हैं तो प्रेमचंदोत्तर युग में जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी, अज्ञे आदि ने कहानी को एक नई दिशा दी। इस समय कहानी में ना राजा रानी थे, ना केवल सामाजिक कुरीतियाँ थीं, अपितु इन्होंने कहानी के केंद्र में व्यक्ति को लाकर खड़ा किया। व्यक्ति और व्यक्ति के मनोभाव कहानी के केंद्र का विषय बने और इन्होंने ये माना कि व्यक्ति के मन में, अंतर मन में बैठकर उसके अंदर क्या क्या उद्वेलित हो रहा है, किन किन पीड़ाओं से वो जूझ रहा है, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, उनका उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास किया। इन सभी कहानीकारों पर माना जाता है कि फ्रॉइड का प्रभाव पड़ा, क्योंकि फ्रॉइड ये मानते हैं कि मनुष्य जो भी आचरण करता है वो उसके अंदर की जो मनोभाव हैं वो ही प्रकारांतर से व्यक्त होते हैं। यशपाल ने समाज और व्यक्ति के विभिन्न संदर्भों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। जैनेन्द्र की कहानी शीर्षक से उनके संग्रह में संकलित हैं और उनकी कहानियों का आधार भी उनका अपना जीवन दर्शन और मनोविज्ञान था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे जैनेन्द्र थे, चाहे यशपाल थे, उन्होंने व्यक्ति की पीड़ा, व्यक्ति के मनोभाव, व्यक्तियों की ग्रंथियाँ, इनको अपनी कहानियों का विषय बनाया। अनबन कहानी में नैतिकता और दार्शनिकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो राजपथिका, लाल सरोवर और नीलम देश की राजकन्या, इसमें अध्यात्म को प्रधानता मिली है। तो अध्यात्म, दर्शन और लौकिक जो जगत है, इन तीनों को इन कहानीकारों ने अपनी वाणी दी। जैनेन्द्र ने समस्त मानवीय समस्याओं और संघर्षों पर न केवल स्वयं चिंतन मनन किया, अपितु उस चिंतन मनन के पश्चात उन समस्याओं का अपनी दृष्टि से समाधान देने का भी प्रयास किया। उनकी कहानियों में मास्टर जी, ध्रुव यात्रा, पानवाला आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियां हैं। मध्य वर्गीय स्त्री और पुरुष के मध्य किन किन समस्याएं का उदय होता है, कौन कौन सी समस्याएं उनको द्वंद्व से, कुंठा से घेर लेती हैं, इसका भी उन्होंने व्यक्तिगत धरातल पर अंकन किया है। पारंपरिक जो मूल्य थे, पारंपरिक जो रीति रिवाज थे, उनका उन्होंने न केवल खंडन किया, अपितु उन्होंने ये माना कि जो कुछ भी सड़ा गला है, जो कुछ भी परिवर्तन की मांग रखता है, उसको हमें परिवर्तित कर देना चाहिए और उसकी तुलना में हमें आज के बारे में सोचना चाहिए, वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए और वर्तमान के माध्यम से हमें अपने भविष्य को भी सुंदर बनाना चाहिए। मूक भाव से अत्याचार को सहते, घुटते, जूझते जिन लेखिकाओं ने नारी को देखा था, उन्होंने अपनी रचनाओं में उन नारियों को जीवित करने का प्रयास किया। कवि होने के कारण इनकी कहानियाँ भाव प्रधान कहानियाँ हैं। रोज़, हरश्रृंगार, त्रिपदगा आदि में उन्होंने व्यक्ति को पूरी तरह से उभार कर रखा।
अगर हम समग्र रूप से देखें तो इस समय की कहानियों में हमें व्यक्ति दिखाई देता है, व्यक्ति की समस्याएं दिखाई देती हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि ये कहानियाँ अपने समय के यथार्थ को हमारे सामने उपस्थित करती हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का। और मित्रों, हम यही जानते हैं और यही चाहते हैं कि अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in पर। इस लेक्चर को जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। आप जितनी बार चाहें इस लेक्चर को देख सकते हैं, उसके बाद अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। तो डॉक्टर रुचिरा ढींगरा, जैसा कि आज हमने शुरुआत की है इस श्रृंखला की और हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से जो है साहित्य का विकास हुआ महिलाओं के योगदान की वजह से। क्या साहित्य की वजह से महिलाओं का योगदान हुआ, महिलाओं के जो उत्थान में योगदान हुआ? बिल्कुल, क्योंकि साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। और जब हम देखते हैं कि आज हम कितना भी पढ़ लिख क्यों नहीं जाते हैं, हम कितनी भी नारी स्वतंत्रता की हम बात क्यों नहीं करते हैं, पर फिर भी समाज में नारी जो है वो आज भी द्वयम स्थिति पे हमें दिखाई देती है। उस समय की रचनाकारों ने, जो स्वतंत्रता पूर्व की महिला रचनाकार हैं, उन्होंने भी इस बात को समझा, पहचाना, पर उस समय समस्या ये थी कि उनका क्षेत्र जो था वो केवल घर था। तो उन्होंने घर से सीमित समस्याओं को उभारा, पर आज की नारी का क्षेत्र घर और बाहर दोनों है। तो इसलिए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो हम आज की अगर हम लेखिकाएं देखें, जिसमें गीतांजलि श्री हैं, अनामिका हैं, नीलाक्षी हैं, मृदुला गर्ग हैं, मनु भंडारी हैं, शिवानी हैं, उन्होंने आज की नारी को हमारे सामने उपस्थित किया है। तो साहित्य नारी की वजह से है और नारी की जो अब स्थिति परिवर्तित हो रही है वो साहित्य की वजह से है। तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति अन्योन्याश्रित हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आगे विभिन्न जो साहित्य में जिन महिलाओं ने अपना योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्या उन कहानियों से कहीं ना कहीं हमें उन महिलाओं के मनोभाव और उनके द्वारा उन परिस्थितियों की जो कह सकते हैं विवेचना, उसका उदाहरण हम यहाँ पर दे पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता से पूर्व जो हैं महिलाएं वो एक विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न परिस्थितियों में जी रही थी। तो जो उस समय की रचनाकार हैं, जिनमें बंग महिला हैं, प्रियंवदा देवी हैं, उषा मित्रा हैं, शारदा देवी हैं, विमला देवी हैं, इनकी जब हम रचनाओं के बारे में हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि उन्होंने उस समय के समाज का किस प्रकार से चित्रण किया, स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार का चित्रण हुआ, और उससे आज की जो रचनाकार हैं जो ये मानती हैं कि नारी को, आप नारी तो मानिए, आप एक मनुष्य तो मानिए, क्योंकि अब तक नारी को क्या माना जाता था? केवल परिवार को चलाने वाली, परिवार को विकसित करने वाली, या परिवार के सुख दुख को अपने अंदर समेटने वाली। पर आज जो नारी है वो ये उन्मुक्त गगन में अपनी एक उड़ान भरना चाहती है। वो चाहती है कि मैं पंछी बनकर उस सभी समस्याओं पर बैठूं तो, जाऊं तो, और फिर मैं ढूंढूं कि उसमें से मेरे लिए कौन कौन से समाधान आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी इस कथा की यात्रा को और महिलाओं के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं ने न केवल अपनी कहानी कला के माध्यम से समाज का उत्थान किया, अपितु किस प्रकार से स्वयं उनके अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। बिल्कुल, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि हमने हिंदी कहानी की एक संक्षिप्त यात्रा ज़रूर की है इस लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और मिले श्रृंखला के ज़रिए, तो आप निरंतर हमें देखते रहें। आप अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना आपके लिए यूट्यूब पर लेक्चर्स निरंतर हम अपलोड करते रहेंगे। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। नमस्कार।